हाय फ्रेंड्स, टीच मेट में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा जो कि अब कुछ ही दिनों में होने वाली है, हम लोग उसके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग डीएलएड विषय से संबंधित 75 प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग को शिक्षण शास्त्र से संबंधित 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और लगभग इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर सोच लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को 75 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जिस हिसाब से मार्क्स आ रहे हैं उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है या कितनी ख़राब है, कितने अच्छे से आप लोगों को मेहनत करना चाहिए। और हाँ, इस वीडियो का आप लोग को PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके भी अपने घर पे आंसर कर सकते हैं सॉल्व, और हम लोग को बता सकते हैं कि आप लोग को कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन ए, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, या फिर ऑप्शन डी, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। हम लोग बच्चों को ज़्यादा स्वतंत्रता देंगे तो भी अच्छा नहीं होगा, या फिर शिक्षा का सिर्फ अनुकरण करने के लिए कहेंगे वो भी ठीक नहीं होगा। और बच्चों को नैतिक शिक्षा देना सही है, लेकिन बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि बच्चों के अपनी विचार को रखना या फिर उसको इतना स्वतंत्रता देना कि वो अपनी भाषा को स्पष्ट रूप से कह सके, बता सके कि वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा समझ रहे हैं, या फिर जो टॉपिक हम लोग पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक में उनकी अपनी कितनी समझ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो इसका सही आंसर है जीन पियाजे, यानी कि ऑप्शन सी। और आप लोग मेरा वीडियो देखे होइएगा तो उसमें आप लोग को पता होगा, हम लोग इस पर चर्चा किए थे कि जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो है वो सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं तथा वो नन्हे वैज्ञानिक है, यानी कि बच्चा हर चीज़ के बारे में, पूरे संसार के बारे में जो अपना सिद्धांत है उसकी रचना वो स्वयं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, या फिर ऑप्शन बी, विकास एकल आयामी है, ऑप्शन सी, विकास पृथक होता है, या फिर ऑप्शन डी, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख पा रहा है लेकिन आप लोग सुन के इसको सॉल्व कर सकते हैं कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। आपके ऑप्शन से ए, जन्मजात विशेषताओं के कारण, ऑप्शन बी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या फिर ऑप्शन सी, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण, या फिर ऑप्शन डी, वातावरण के प्रभाव के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों आ जाते हैं और उसके अन्योन्य क्रिया के कारण जो होता है प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। तो सबको पता होगा समाजीकरण में परिवार सबसे मुख्य भूमिका निभाता है, और हम लोग कहते भी हैं कि बच्चे के जो माता पिता होते हैं वो बच्चे के पहले गुरु होते हैं, प्रथम गुरु। ये बच्चे अपने माँ बाप से ही ज़्यादा सीखते हैं, तो परिवार की भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा यानी कि अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनापरक खेल, ऑप्शन बी, शैशवावस्था में तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, ऑप्शन सी, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा यानी कि निगमनात्मक विचार, या फिर ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा और संधारण व वर्गीकरण करने योग्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी जो ए, बी और सी है ये तीनों गलत है, क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक में बच्चा अनुकरण नहीं करता है, ये शैशवावस्था में करता है। इसी तरह से बी और सी का भी जो है मिलान दिया हुआ वो गलत है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बच्ची कहती है
धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। ए अहम केंद्रित चिंतन, बी कार्य कारण, सी विषय पर्याय चिंतन या फिर डी प्रतीकात्मक विचार। इसका सही आंसर है बी कार्य कारण सिद्धांत, यानी कि धूप है तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फॉयल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वो ऊपर तैरता है। फिर वह फॉयल को मरोड़कर जोर से दबाकर यानी कि निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है। तब शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए वर्गीकरण, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी मापन या ऑप्शन डी परिकल्पना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवलोकन, क्योंकि वो बच्चे को अवलोकन करने का मौका देती है, दिखाती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? ऑप्शन ए सृजनात्मक खेल, ऑप्शन बी निदर्शन या प्रदर्शन, ऑप्शन सी हस्तपरक गतिविधि या ऑप्शन डी चित्र पठन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हस्तपरक गतिविधि, यानी कि वो लोग जो खुद से करके देखते हैं, हाथ से करते हैं जो गतिविधि, उससे वो लोग ज़्यादा आकलन करते हैं। ज़्यादा प्रयोग करना यानी कि जो हम लोग हाथ से करेंगे तभी प्रयोग हो पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन ए परिपक्व होने से, ऑप्शन बी अनुकरण से, ऑप्शन सी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, या फिर ऑप्शन डी जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है। तो वाइगोत्स्की हमेशा बोलते हैं कि बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में सीखते हैं, यानी कि वो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखेंगे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी नोम चोम्स्की, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की या ऑप्शन डी पियाजे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाइगोत्स्की। कहते हैं कि बच्चे का जो भाषा विकास है वो समाज में अच्छी तरह से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन ए एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है और जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, या फिर ऑप्शन बी एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, या फिर एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो, या फिर ऑप्शन डी एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहती है। तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष का सबसे अच्छा जो प्रदर्शन है वो ऑप्शन बी है कि सभी विद्यार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से अलग अलग समूह में जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि है। ऑप्शन ए एक अकेला और जातीय विचार, ऑप्शन बी दूसरे के अनुकरण करने की योग्यता, ऑप्शन सी एक विशिष्ट योग्यता, या फिर ऑप्शन डी सामर्थ्यों का एक समुच्चय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बुद्धि एक सामर्थ्यों का समुच्चय है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः कौन करता है? आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है, या फिर ऑप्शन डी भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रोचकता और जोश लाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, या फिर ऑप्शन सी लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, या ऑप्शन डी जातीय भेदभाव का परिचायक है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा की बात कर रहे हैं शिक्षक। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में अवरोध प्रस्तुत करती है, बी बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, सी अनमोल संसाधन के रूप में काम करती है, या फिर ऑप्शन डी जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि यह अनमोल संसाधन के रूप में काम करती है। यानी कि जितने तरह के बच्चे रहेंगे
उतने ज़्यादा अच्छे से वो लोग सीखेंगे। जितने ज़्यादा भाषा को सीखेंगे उनके लिए उतना अच्छा होगा। और कहा जाता है कि बचपन में बच्चे बहुत सारी भाषाओं को सीख सकते हैं, इसलिए ये कोई समस्या नहीं है, ये उल्टा संसाधन का काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चे को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है। या फिर ऑप्शन डी, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सभी बच्चों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। यानी कि दूसरा ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। ऑप्शन ए, अपमानजनक व्यवहार। ऑप्शन बी को डी व आज को 100 और 21 को 12 लिखना। हमारी कक्षा में अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं जिनका अधिगम जो है वो निर्योग होता है, यानी कि कम मानसिक बुद्धि वाले बच्चे होते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होता है, तो अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। ऑप्शन ए, उसे शिक्षा नहीं देना चाहिए क्योंकि वह उसे किसी काम नहीं आएगी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। या फिर ऑप्शन सी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए। यानी कि जो बच्चा आंशिक रूप से देख सकता है उसको आप कक्षा में उचित प्रकाश वाले जगह पे बैठाएं, उसे सबसे आगे बैठाएं ताकि उसे जो श्यामपट्ट है यानी कि ब्लैक बोर्ड उसे देखने में कोई दिक्कत ना हो। आप थोड़ा ज़ोर से बोलें ताकि वो बच्चा अच्छे से सुन सके, या फिर आप बहुत सारी तरह से हेल्प करके उस बच्चे को नियमित विद्यालय में रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीखना क्या है। ऑप्शन ए, संवेगों से छिन्न संबंध रखता है। ऑप्शन बी, सीखने वाले को संवेगों में स्वतंत्र है। ऑप्शन सी, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। या फिर ऑप्शन डी, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पष्ट और आश्वस्त रखने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। तो सक्रिय बद्धता का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना, वाद विवाद करना, यानी कि बच्चों से जो उनकी मन की बात होती है उसको बाहर निकालना। और ये सब कुछ हम लोग ऑप्शन बी में देख रहे हैं, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए, बोलने, सुनने, पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। ऑप्शन बी, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। ऑप्शन सी, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। या फिर ऑप्शन डी, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बोलने, सुनने, पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विचार है कि, यानी कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण को महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं।
या फिर किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, या फिर ऑप्शन डी आकलन बहुत किफ़ायती या मितव्ययी होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो बाहर से परीक्षक आएंगे उनको स्टूडेंट्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं होगा जितना वहाँ के टीचर्स को होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जितना अधिक हम बच्चों को अनुभव करने के लिए देंगे उतना वो बच्चे जल्दी सीखेंगे, और प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए हो सकता है कि एक तरीके से सारे बच्चे हमारे नहीं सीख पाए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शन ए केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, ऑप्शन बी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, ऑप्शन सी बार बार ली जाने वाली परीक्षा, या फिर ऑप्शन डी समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ए लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, ऑप्शन सी सत्य या असत्य, या फिर ऑप्शन डी निबंधात्मक प्रश्न। इसका आंसर लगभग हम सभी को पता होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग सत्य असत्य में भी मानते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 4 ऑप्शंस वाले भी हो सकते हैं, मिलान करने वाले भी हो सकते हैं, और रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला भी हो सकता है, और ट्रू और फॉल्स भी होता है। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है। कक्षा में विविधता का उत्सव बनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, या फिर हाशिए परिस्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समावेशी, मतलब इसमें सभी को लेके चलना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। तो अगर हम लोग को बीजों का अंकुरण दिखाना है तो सबसे पहले हम लोग विद्यार्थियों को पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना ही सिखाएंगे, यानी कि स्पष्ट बात है, बच्चे जो देखेंगे वो सीखेंगे। हम लोग को बीजों का अंकुरण पढ़ाना है तो उनको हम लोग बीज को अंकुरण होते हुए दिखा दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बी रटने को प्रोत्साहन देकर, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थे, व्यवस्था फेल हुई थी, या फिर बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कहा जाता है कि अगर एक बच्चा फेल होता है तो सिर्फ बच्चा फेल नहीं होता है, उसके टीचर फेल होते हैं, उसके स्कूल फेल होते हैं, उसका सारा एजुकेशन सिस्टम फेल होता है, ना कि वो बच्चा फेल होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। आप लोग को हम वृद्धि और विकास चैप्टर पढ़ाए हैं और इसमें आप लोग को अच्छे से पता होगा कि विकास की सभी दर समान नहीं होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या होता है, तो ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे अंतिम स्तर मूल्यांकन होता है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। ऑप्शन ए केवल अनुभव, ऑप्शन बी केवल पर्यावरण, ऑप्शन सी केवल वंशानुक्रम, या फिर ऑप्शन डी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा डैश के कारण रोता है। ऑप्शन ए सामाजिक दुश्चिंतता, ऑप्शन बी संवेगात्मक दुश्चिंता, ऑप्शन सी अजनबी दुश्चिंता, या फिर ऑप्शन डी वियोग दुश्चिंता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि संवेगात्मक दुश्चिंता। बच्चे जो है अपनी माँ से ज़्यादा जुड़े रहते हैं, इसलिए वो माँ की गोद से जाने पे रोने लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए अपने सामाजिक मानदंड बनाना, ऑप्शन बी समाज में बड़ों का सम्मान करना, ऑप्शन सी
सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है ए वैश्विक प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन बी प्रयोजनात्मक उपागम, या फिर ऑप्शन सी प्रगतिशील चिंतन, या फिर ऑप्शन डी लैंगिक पूर्वाग्रह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लैंगिक पूर्वाग्रह। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़का को मौका दे तो ही लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। अगर लड़की को भी ज़रूरत से ज़्यादा यानी कि लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा महत्व दिया जाता है तो वहाँ भी लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दोनों के साथ हो सकता है, लड़का के साथ भी और लड़की के साथ भी। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। अब तो लगभग सभी लोग को याद हो गए होंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सामाजिक। वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है। ऑप्शन ए कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, ऑप्शन बी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, ऑप्शन सी वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट है कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो अध्यापक को टोली शिक्षण कराना चाहिए, कि अतिरिक्त ध्यान और शिक्षण कराना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी करना चाहिए। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, या फिर ऑप्शन डी विषय वस्तु में प्रवीणता। तो शिक्षक से संबंधित कारक हो जाएगा ऑप्शन डी विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है कैसे। तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन ए वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, ऑप्शन सी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, या फिर ऑप्शन डी शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, ऑप्शन बी उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ऑप्शन सी सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या फिर ऑप्शन डी प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उसे उसकी निर्योग्यता के अनुसार विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेरक जो अवस्था है वो किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन ए अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ऑप्शन बी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, ऑप्शन सी विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, या फिर ऑप्शन डी सामाजिक मुद्दों से सरोकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, ये तीनों इस अवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन ए पालन पोषण और शिक्षा का, ऑप्शन बी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन सी केवल वातावरण का, ऑप्शन डी केवल आनुवंशिकता का। हम लोग पढ़े हैं मानव व्यक्तित्व जो है वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है। ऑप्शन ए अभिमान, ऑप्शन बी घृणा, ऑप्शन सी स्वामित्व या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई मूल प्रवृत्ति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ऑप्शन ए प्राक कल्पना का परीक्षण करना, ऑप्शन बी समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन सी प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या फिर ऑप्शन डी प्राक कल्पना का निर्माण करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समस्या के प्रति जागरूकता। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ऑप्शन ए अनुभविक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक या फिर ऑप्शन डी व्यावसायिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुभविक। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इसलिए बच्चा उब रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीखने की अनुपस्थिति। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रवण यानी कि सुनने की क्षमता को किस इकाई में मापा जाता है। ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी डेसीमीटर, ऑप्शन सी डेसी पाउंड या फिर ऑप्शन डी डेसीमो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सुनने की क्षमता को डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए सीखने की मंद गति, ऑप्शन बी शारीरिक दोष, ऑप्शन सी अमूर्त चिंतन का अभाव या फिर ऑप्शन डी मौलिकता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मौलिकता। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है वह शिक्षक व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है तो डैश होता है। ऑप्शन ए समस्यात्मक बालक, ऑप्शन बी औसत बालक, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बालक या फिर ऑप्शन डी हठी बालक। तो एक प्रतिभाशाली बच्चा जो रहता है वही हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोत का खोज करता है, शिक्षक और सहपाठी से तर्क वितर्क करता है, यानी कि उसके अंदर खोज प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा रहती है, उसे सब कुछ जानने की उत्सुकता रहती है। तो ऐसे बच्चे को हम लोग प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पठन संबंधी विकार किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए डिसलेक्सिया जो है वो पठन संबंधी विकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती है। तो वो कम शैक्षणिक उपलब्धि, संवेगात्मक समस्या, सामाजिक समस्या, इनमें से सभी, ये सभी समस्याएं पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त करता है। ऑप्शन ए प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी, ऑप्शन बी आर्थिक स्थिति की जानकारी, ऑप्शन सी पारिवारिक की जानकारी या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मन को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। तो अभिव्यक्ति की अभिरुचियाँ, अभिक्षमताएँ, वातावरण या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है बुद्धि लब्धि यानी कि IQ, इसका क्या फॉर्मूला है। मानसिक आयु बट्टे डैश बट्टे वाट इंटू 100। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु, और उसमें हम लोग 100 से गुना करेंगे तो हम लोग को बच्चे का IQ लेवल पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो शैशवावस्था में बच्चे सहयोग लेते हैं, अनुकरण करते हैं और आश्रित होते हैं, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख जाते हैं। ऑप्शन ए 11 माह, ऑप्शन बी 16 माह, ऑप्शन सी 20 माह या फिर ऑप्शन डी 24 माह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 11 माह। लेकिन हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, इसलिए कुछ बच्चे इससे भी जल्दी बोल लेते हैं और कुछ बच्चे इससे लेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेल एक ऐसी क्रिया है जो डैश एक दूसरे के लिए की जाती है, अपने लिए की जाती है, परिवार के लिए की जाती है या फिर शिक्षकों के लिए की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खेल जो है वो हमेशा अपने लिए ही खेला जाता है, दूसरों के लिए कोई खेल नहीं होता।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है। ऑप्शन ए 71 से 80, ऑप्शन बी 81 से 90, या फिर ऑप्शन सी 91 से 110, या फिर ऑप्शन डी 111 से 120। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 91 से 110 जो है IQ लेवल वो सामान्य बालक का माना जाता है। इससे ज़्यादा जो होता है वो प्रतिभाशाली बच्चे हो जाते हैं, और इससे कम जो हो जाता है वो औसत या फिर मंदबुद्धि बच्चे भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लक्ष्य की प्राप्ति में सूझ का महत्व का नाम देने वाले कौन से विद्वान थे। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी ड्रेवर, ऑप्शन सी गैरिसन, या फिर ऑप्शन डी मैकडूगल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ड्रेवर दिए थे सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन ए अनुशासन में, ऑप्शन बी मूल्यांकन में, ऑप्शन सी बाल विकास के ज्ञान में, या फिर ऑप्शन डी परिवार में। शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास के ज्ञान में सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षक अनुशासन की समस्या को हल कर सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सहानुभूति द्वारा। बाकी कोई भी चीज़ हम करेंगे तो बच्चे और ज़्यादा उग्र हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के अंतर्गत गत्यात्मकता एवं स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लेविन और फ्रायड ने इन सभी पक्षों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शिक्षा सिद्धांतों का, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे क्या होते हैं। वो समस्यात्मक बालक भी हो सकते हैं, कम गति से सीखने वाले बालक भी हो सकते हैं, मंदबुद्धि बालक भी हो सकते हैं, और इनमें से सभी भी हो सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती है। मूल प्रवृत्तियाँ यानी कि जो जन्मजात प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग मूल प्रवृत्ति बोलते हैं, जिसमें कि रोना शामिल होता है। जैसे जन्म लेते हैं रोना, हंसना, सुख दुख जो हमको समझ में आता है वही मूल प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध किससे है। पढ़ने से, लिखने से, बोलने से, सीखने से। क्योंकि यह शिक्षा मनोविज्ञान है तो यह सीखने से संबंधित होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग को इसमें 75 में से कितने मार्क्स आए हैं, और अगर आप लोग के 50 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। अगर 30 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग को बहुत अच्छी मेहनत करने की ज़रूरत है। और हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके कल आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बाय।